हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे शुरू के दो वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक दे दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। 40 क्वेश्चंस तक हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इस वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है? ऑप्शंस है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, या फिर एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आलोचना करना तो सिखाता ही नहीं है समाजीकरण। समाजीकरण है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। जिस हम सोसाइटी में रहते हैं वहाँ की मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को हम धारण करते हैं, वह समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। तो यह हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। बच्चों के समाजीकरण करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? उनका बौद्धिक विकास करना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, उन्हें गृह कार्य देना, उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना, उनका बौद्धिक विकास करना। टीचर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है उनका बौद्धिक विकास करना। सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गृह कार्य करना ये भी नहीं है, और आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना ये भी टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाना के लिए आवश्यक तत्व है। कौन कौन से तत्व? परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। दोस्तों, समाजीकरण की प्रक्रिया जब होती है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले बच्चे के पास परिवार एवं पड़ोस ही होता है। सबसे पहले परिवार, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो पड़ोस। तो ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, ये दो तत्व ही उसको उपयोगी तथा विकासात्मक बनाते हैं। तो ये आंसर सही। नेक्स्ट, योग्यता अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह दर्शाता है। घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो खूब बात करती है, यह क्या दर्शाता है? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें? ये भी बिल्कुल नहीं है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है? ये भी गलत। उसके विचारों को विद्यालयों में मान्यता मिलती है। जी हाँ, ये सही है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वो विद्यालय में खुलकर बात करती है, लेकिन घर पर उसको मान्यता नहीं मिलती तो वो घर पर नहीं बोलती। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे? जी हाँ, कराएंगे। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे? ये भी करेंगे। बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे? जी हाँ, ये भी हम करेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो चौथा ऑप्शन ये सभी सही हो जाते हैं। नेक्स्ट, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में, बाल केंद्रित कक्षा वो होती है जहाँ बच्चों को ध्यान में रखकर ही सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो उसमें बच्चे क्या सीखते हैं? ऑप्शंस हैं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं, वैयक्तिक रूप से सीखते हैं, या समूहों में सीखते हैं। तो वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। वो खुद से भी सीखते हैं और समूह में भी सीखते हैं, दोनों से ही सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा जो हायर एजुकेशन है, जो एजुकेशन अच्छी तरह से बढ़ रही है, उसमें उसकी क्या विशेषता होती है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, या फिर बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं? बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं गलत।
परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ये भी गलत। केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, ये भी गलत। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, समय सारणी अच्छी होनी चाहिए प्रगतिशील शिक्षा के लिए, और जो है बैठने की व्यवस्था में लचीलापन भी होना चाहिए। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन मतलब ढील दे दी जाए, जो जहाँ बच्चा बैठ रहा है वहीं बैठ जाए, और उसका जो समय सारणी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है? प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किन दो तत्वों से शिक्षा जो है वो अच्छी प्रकार से हो सकती है? रुचि एवं प्रयास, आवश्यकता एवं अभिप्रेरण, व्यक्तिगत विभिन्नता एवं रुचि, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रगतिशील शिक्षा के लिए रुचि एवं प्रयास होना बहुत जरूरी है। बच्चे के अंदर अगर रुचि ही नहीं होगी तो वो क्या शिक्षा करेगा, क्या शिक्षा प्राप्त करेगा? और प्रयास करना भी बहुत जरूरी है। तो रुचि एवं प्रयास, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। कैसी भूमिका निभाता है समाजीकरण में? समाजीकरण जब होता है बच्चे का तो सबसे पहला नंबर आता है परिवार का। परिवार में वो अपने माता पिता भाई बहनों से वार्तालाप करता है, तो वो परिवार जो होता है उसकी मुख्य भूमिका निभाता है बच्चे के समाजीकरण में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक बुद्धिमान युवा बच्चे की निशानी नहीं है? बुद्धिमान युवा बच्चे की निशानी नहीं है। जो अमूर्त ढंग से सोच विचार करता है, बुद्धिमान बच्चा बहुत ही अच्छे ढंग से सोच विचार करता है, तो ये सही है। जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे की निशानी है। जो बहुत जल्दी लंबे निबंध रटने की क्षमता रखता है, जी नहीं, ये बुद्धिमान बच्चे की निशानी नहीं है। जो धारा प्रवाह एवं उचित रूप से संवाद करने की क्षमता रखता है, ये भी बुद्धिमान युवा बच्चे की निशानी है। लेकिन जो बहुत जल्दी लंबे निबंध रटने की क्षमता रखता है, ये बुद्धिमान युवा बच्चे की निशानी नहीं है। चलते हैं 51 क्वेश्चन पर। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपकी सर्वाधिक चुनी हुई विधि क्या होगी? माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपकी सर्वाधिक चुनी हुई विधि क्या होगी? पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहना और उन्हें कक्षा में लिखा देना, प्रयोगों का संचालन करना और योजना कार्य प्रोजेक्ट करना, बच्चों से पाठ जोर जोर से पढ़वाना। पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के उत्तर लिखवाना ये एक अच्छे शिक्षक की क्वालिटी नहीं है। सिर्फ पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के उत्तर लिखवा दिए और काम खत्म, ये गलत। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहना और उन्हें कक्षा में लिखा देना, ये भी गलत। किसी स्टूडेंट को, अच्छे स्टूडेंट को उठा दिया और उससे बोल दिया कि प्रश्नों के उत्तर लिखो और कक्षा में लिखा दो, गलत। ये भी प्रयोगों के संचालन करना और योजना कार्य करना, ये ठीक है। बच्चों से पाठ जोर जोर से पढ़वाना, ये भी गलत। एक शिक्षक पाता है कि प्रत्येक कार्य के लिए स्टार देने पर भी शिक्षार्थी अधिगम के लिए प्रेरित नहीं हो रहे। इसका कारण हो सकता है, टीचर स्टार दे रहा है फिर भी बच्चा नहीं पढ़ रहा, क्या कारण हो सकता है? शिक्षक विभिन्न रंगों के स्टार नहीं दे रहा है, शिक्षक उपयुक्त स्टार नहीं दे रहा है, शिक्षार्थी अधिगम में असमर्थ है, या फिर लंबी अवधि के अधिगम तथा रुचि को केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, यही सही है। लंबी अवधि के अधिगम जो हैं केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकते उनको। बच्चे के अंदर खुद भी रुचि होनी चाहिए और उसको प्रयास करते रहना चाहिए, तभी वो पढ़ पाएगा, और स्टार देने से उसका कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु, उसको पढ़ाने में प्रयास करने हेतु वो खुद पढ़े, उसके लिए शिक्षकों को क्या आवश्यकता होती है? बच्चों को प्रेरित करने की, बच्चों को डांटने की, बच्चों को नियंत्रण में रखने की, या अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की। तीनों ही ऑप्शन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, मूल्यांकन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, फोकस मूल्यांकन का क्या होना चाहिए? बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाना, अध्यापक का कार्य घटाना, अधिगम को आगे बढ़ाना, या बच्चों का वर्गीकरण करना। मूल्यांकन का केंद्र बिंदु होना चाहिए अधिगम को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि विद्यालय सलाहकार काउंसलर से कहे कि वे बच्चे के
अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा। बच्चों को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बिठाएं ताकि वह बधिर केंद्र पर प्रवेश ले ले। शिक्षिका के पास बधिर बच्चा है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बिठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। नेक्स्ट, दृश्यता में कमी वाले कक्षा 5 के एक छात्र को कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष उपचार दिया जाना चाहिए। काम का स्तर कम करने के लिए माफ कर देना चाहिए। माता पिता और मित्रों द्वारा बच्चे की मदद करनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन सही है, कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिए। सबसे पहले तो सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए ताकि उसको ये फील ना हो कि उसकी आईसाइट वीक है, और ऑडियो सीडी के माध्यम से उसकी सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ये तो है, क्वालिटी है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, या फिर बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, ये भी है। लेकिन बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ये बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनाओं के प्रति जागरूकता या भावनाओं का प्रबंधन। कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? तो भावनाओं की आलोचना करना हमारा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। एक शिक्षक लड़कियों को खेलकूद की अपेक्षा सिलाई बुनने में अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक का व्यवहार क्या दर्शाता है? रूढ़िबद्धता, प्रगतिशील चिंतन, मनोवैज्ञानिक चिंतन, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। ये दर्शाता है रूढ़िबद्धता, समाज के प्रति जो धारणाएं बनी हुई है कि लड़कियों को सिर्फ घर में काम करते रहना चाहिए और लड़के बाहर खेल कूद सकते हैं, तो ये समाज की रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, जो कि टीचर में भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, गुड बाय।